with GS1. Now see, all of us here, we have gone through our basics because prelims के दौरान GS1 का हमने most part cover कर लिया है except for world history and post independence consolidation वाला part. So most of the syllabus is already covered. So I would suggest कि अब वाला जो आपका time है, try to utilize it in, say you can go week wise and do the writing practice and finish off your paper 1 as soon as you can. बिकॉज पेपर 1 की इंटरलिंकेजेस आपको 2, 3 और 4 एंड इवन इन ऐसे बहुत सारी मिलेंगी. तो जितनी जल्दी आप अपना पेपर 1 विद राइटिंग प्रैक्टिस वाइंड अप करके रखोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड विल रन इन वेरियस डायरेक्शंस व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर अदर पेपर के क्वेश्चंस एज वेल एज योर एसे. बिकॉज एसे में भी वी नो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो वी हैव टू एनालाइज, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑल्सो वी हैव टू एनालाइज. So that is why try and finish your paper 1 in the coming 10-12 days as per your interest in the various parts. Second thing about paper 1 is that थोड़ा सा वो static हो जाता है. So I may not be interested in geography or in history or in sociology. On the contrary, someone might have a very genuine interest in either of these subjects. तो अपने हिसाब से if you are a say geography optional student, तो ऑलरेडी आपका ज्योग्राफी के वेरियस एस्पेक्ट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, तो उसको जीएस वाले एंगल से एनालाइज करके डू द राइटिंग प्रैक्टिस. अगर आपका हिस्ट्री वाला पार्ट वीक है तो उसकी तरफ यू कैन फोकस मोर. सो एज पर योर एबिलिटीज, एज पर योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वट एवर स्ट्रैटेजीज यू हियर फ्रॉम us, from your various faculty members, from your friends, modify them according to your own strengths and weaknesses, because there is nothing generalized. Whatever I say today may not work for many of the people. So that accordingly you can modify. Now regarding paper 1, see one thing which I would suggest is, first of all आपने अपना syllabus देखा होगा कि these there some topics they have given. So one good thing which you can do is, especially in history, sociology and your this geography, is एक बार optional के paper 2 का syllabus सबका देख लेना, because उससे आपको और better microscopic view होगा कि ये वाले topics अच्छे से पूछे जा सकते हैं आपको आगे. सपोज ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में पेपर 1 तो मोस्टली फिलोसफिकल और थिंकर्स वाले एस्पेक्ट्स में होता है, बट पेपर 2 में आपको इंडिया की ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में अच्छी खासी हेडिंग्स मिलेंगी जिनको बेस बनाकर देन यू कैन फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस. लाइक फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड एग्रीकल्चर एज अ पर्टिकुलर टॉपिक, और उसमें भी वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, और दोनों ही चीज़ें हमें जीएस में पूछी गई हैं. टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे आई थिंक 2 बार क्वेश्चन आए हैं, और इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे आपको इरिगेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. एंड अदर आपके इस बार तो इवन द सर्वे हैज़ एनालाइज्ड फर्टिलाइजर का पूरा सेक्टर, दे हैव एनालाइज्ड इरिगेशन वाटर सेक्टर पे पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सर्वे कंप्लीट हैज़ अ वेरी गुड ओवरव्यू अबाउट वाटर सेक्टर. सो यू डू एक्सपेक्ट वन डेफिनेट क्वेश्चन in your either paper 3 or in your paper 1 about water and irrigation, because पूरा एक चैप्टर उन्होंने इसी चीज़ को दे रखा है, and very good points have been given in the survey first part, and second part में then again they have continued उसी पार्ट को. तो एग्रीकल्चर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किस पर्सपेक्टिव से, पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करोगे एक तो आप, दूसरा आप प्रिपेयर करोगे पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये सारा MSP, पल्सेस और ये सारी चीज़ें हमारे पेपर 3 में आते हैं. तो जब भी आप ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर 3 को दिमाग में रखना, और ज्योग्राफी में किस एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशन वाइज आपके इरिगेशन सेक्टर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, सीड वाले सेक्टर पर भी अगेन द सर्वे हैज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है. तो आपका जो सोर्स ऑफ स्टडी होगा आपकी एनसीईआरटीज होंगी, जो भी आपने जहाँ से भी कोचिंग ली है या सेल्फ स्टडी की, आपके वो नोट्स होंगे, प्लस उसको सर्वे के साथ जरूर कवर अप करना, सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट कि हाँ इस रील से दे कैन आस्क यू क्वेश्चन. तो एंड इसको इंटीग्रेट करना फिर आप अपने हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजी वाले एस्पेक्ट से. अब फॉर अगेन एन एग्जाम्पल आई कैन साइड देयर, सी हिस्ट्री को नॉर्मली हम कैसे कवर करते हैं, इवेंट वाइज कवर करते हैं. कि हम देखते हैं अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन से सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सो ऑन, देन वी मूव टू द वर्ल्ड वॉर्स एंड ऑल. तो हम उसे एक इवेंट की तरह देखते हैं कि हाँ भाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कॉजेज थे, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे. हम उसे कभी भी कंटिन्यूटी के एस्पेक्ट में नहीं देखते. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, हिस्ट्री को जब प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें कहीं पर भी तो डेट्स मेंशन नहीं है, कहीं पर भी इवेंट्स पे फोकस नहीं है, फोकस है लिंकेजेस पर. वो नेशनलिज्म की बात करते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स को इंटीग्रेट करके करते हैं. तो रादर देन हिस्ट्री को इवेंट वाइज प्रिपेयर करो, इवेंट के कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग में रखो, बट उसे एज अ थीम प्रिपेयर करो, तो वो आपको हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल
आपका सही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ टॉपिक इन हिस्ट्री, वो आपको कवर करना है। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नॉर्मली हम देखते हैं क्या कॉजेज थे उसके ओरिजिन के और फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो उसमें भी देन आप बहुत सारे थीम्स को एनालाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ क्वेश्चन इस पर, अगर मैं एक बच्चे की तरीके से ये सोचूं कि हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन कैन कम कि वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड इन ब्रिटेन से, वाई देन सेकेंड एस्पेक्ट इसका हो सकता है वाई डिड इट नॉट अकर इन द उस वक्त और जो नेशंस थे जो राइज हो रहे थे, वाई डिड इट नॉट अकर इन फ्रांस, उसके अलग रीजन है, वाई डिड नॉट अकर इन से यूएस उस टाइम पर, उसके अलग रीजन है। तो कंपैरेटिवली आपको मिलेगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स, वो आपको नॉर्मल विकीपीडिया पे भी मिल जाएंगे और एनसीईआरटी। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप हिस्ट्री के लिए कोई बहुत हाई फाई बुक्स पढ़ो अगर आपका ऑप्शनल नहीं है। नॉर्मल विकीपीडिया क्लब्ड विद एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छा हिस्ट्री का कवरेज देगा, क्योंकि स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का नेट पर अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल रहता है। एंड जो आपकी नॉर्मल बुक्स हैं उसके लिए बिपिन चंद्र एंड ऑल यू कैन कवर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आप कोई भी इशू एनालाइज कर रहे हो, से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट से दिमाग में रखकर एनालाइज करना कि वाई इट अकर्ड इन ब्रिटेन। अब उसके जियोग्राफिकल लिंकेजेस भी हैं कुछ, उसके कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। सो ट्राई टू कवर इन योर आंसर एक एक पॉइंट में, इवन इफ यू राइटिंग पॉइंट वाइज, ट्राई टू एनालाइज एवरी पॉइंट कि ब्रिटेन में ऐसा क्या था कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि कोल और जो आयरन ओर था वो एक ही एरिया में मिलते थे वहाँ पर। तो रिसोर्स वाइज ऑल्सो इट वॉज वेरी लकी, उतने रिसोर्सेज उस वक्त हमें फ्रांस में देखने को नहीं मिलेंगे। और रीजंस इकोनॉमिक क्या हो सकते हैं, अब इसको आप ज्योग्राफिकली भी एनालाइज कर सकते हो। इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए हमने पढ़ा है कि लेबर चाहिए होता है, मार्केट चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। बिकॉज ज्योग्राफी में वी हैव दिस टॉपिक ना कि reasons for various industries in various parts of the world and all. So you can integrate and think in that way also. कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी चीज़ ब्रिटेन में आई होगी तो रॉ मटेरियल वाइज उसको एनालाइज कर सकते हैं हम। देन क्या ट्रांसपोर्ट का क्या था वहाँ पर, वो आइलैंड था, उसकी शिपिंग का क्या सीन था उस वक्त, उस सेंस में पॉलिटिकली एनालाइज कर सकते हो कि उस वक्त फ्रांस में क्या चल रहा था। हमें पता है कि फ्रांस में जब तक रेवोल्यूशन नहीं आया, नेपोलियन का रिजाइम नहीं आया, तब तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, अलग अलग एरियाज में अलग अलग टैक्सेस थे। ब्रिटेन में ऐसा नहीं था, ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। देन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन के बारे में फिर आप बताओगे कि हाउ उसने लेबर को फ्री कर दिया। और लेबर अगर इंडस्ट्री होनी चाहिए तो उसके लिए हमें लेबर का फ्रीडम ज़रूरी है, क्योंकि वो खेतों को छोड़कर दे कम एंड वर्क इन द इंडस्ट्री, दे गेट पेड, मार्केट में डिमांड, कॉलोनीज का रोल। तो द थिंग इज कि जब कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर हिस्ट्री में जाकर आप उसे इवेंट सेंट्रिक एनालाइज करो। आप उसकी फोर्सेस को अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हो कि इकोनॉमिक रीजंस ये रहे थे, पॉलिटिकल रीजंस ये रहे थे, जियोग्राफिकल रीजंस ये थे, कॉलोनीज का मेंशन करोगे आप कि किस तरीके से ब्रिटेन का कोलोनाइजेशन एम्पायर उस वक्त क्या किस सीन में था कंपेयर टू फ्रांस, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज। तो इस तरीके से देन यू कैन लिंक इट विद योर geographical part also, you can link it with your sociology part also. Why I am saying sociology part, क्योंकि लास्ट वीक अगर आपने क्वेश्चन देखा था तो दिस क्वेश्चन केम ना कि वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड इन ब्रिटेन एंड उसके क्या फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए ऑन द पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल। तो वो सोशियोलॉजी वाला पार्ट आ गया कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली जैसी चीज़ हो जाती है तो उसके क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो देन द राइज ऑफ सोशलिज्म के साथ लेबर वाली प्रॉब्लम्स, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू द कोलोनाइजेशन वाला पार्ट। तो अगेन ट्राई टू एक्सप्लोर द लिंकेजेस रादर देन गोइंग इवेंट वाइज। एक तो आपके लिए ईजी होगा, ईजी इन द सेंस आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसे समझ कर ईजिली पढ़ सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो, एंड इस तरीके से यू कैन कंपाइल वेरियस टॉपिक्स इन अ नोटबुक और ऑनलाइन इफ यू आर मेकिंग नोट्स। सो दैट वे आपका ये जो ड्राई वाला पार्ट रहता है हिस्ट्री स्पेशली, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू यू। सेकेंडली आपको एस्से में हेल्प करेगा, बिकॉज अगर आज की तारीख में कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे आता है और हमें पता है दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली थिंग इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, सो एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन और एनी ऐसे ऑन दिस टॉपिक एनी टाइम। तो उसमें आप ऑफकोर्स यू कैन यूज हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स की फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, सेकेंड क्या था। योर एनसीईआरटी मेंशन्स अबाउट 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आई थिंक द 10th क्लास और 9th क्लास एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट देम। सो देन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम वो आईटी सेक्टर बूम को कहते हैं, एंड फोर्थ फिर अब हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पार्ट। सो यू कैन अगेन एक्सप्लोर दीज लिंकेजेस फ्रॉम हिस्ट्री एंड आप इसको इजीली एस्से में यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई पेपर 1 जितनी जल्दी और जितने अच्छे से आप कवर करोगे, आपका एस्से पेपर और आपका और पेपर्स साइमल्टेनियसली आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा।
जैसे अगर आपने पेपर 1 का एग्रीकल्चर कवर कर लिया, आपको पेपर 3 के साथ लिंकेजेस उसमें बहुत इजीली मिल जाएंगी। एमएसपी वाला इशू क्यों राइज हुआ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ उसकी लिंकेजेस हैं, अभी वील डिस्कस अ लिटिल लेटर। सो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो आपका मोस्टली स्टैटिक पार्ट है। तो ट्राई कि आप उसको थीम वाइज करो, और थीम वाइज के लिए यू कैन ओपन द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी ऑप्शनल। उसमें आपको कुछ थीम्स मिलेंगी कि हाँ इस चीज़ पर क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ पर, तो आप उसे एलैबोरेट कर सकते हो, या पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो ऑप्शनल्स के, और उस हिसाब से देन यू कैन जस्ट रन योर माइंड इन वेरियस डायरेक्शंस कि इस पर और क्या पूछा जा सकता है। या जीएस के ही पुराने अगर आप 2012 से क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, आप देखोगे रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पे पुराना क्वेश्चन आ गया है तो इस बार भी आ सकता है इन अ रिफॉर्म्ड मैनर। सिमिलरली गोज विद वाटर सेक्टर, इरिगेशन, विद आई थिंक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे एक बार क्वेश्चन था, तो इसका मतलब ये नहीं है वो दोबारा नहीं पूछ सकते, तो किसी और फॉर्म में देखें ask you. So analyze the past questions and analyze the linkages which are there, and then आप अपने notes को compile या reorganize कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका एक topic complete होता जाएगा। जब भी आप उसका test दोगे, you can then judge yourself कि how much you have improved in your writing वाला part. So for that try कि आप साथ के साथ उसकी writing practice भी करो। अपने 5 topics suppose history के cover कर लिए, 4 topics अपने geography के कर लिए, you can frame your own question paper कि अगर ये question आता है तो this is how I am going to attempt this particular kind of question. तो उससे you can analyze yourself, plus जब आपका एग्जाम होगा द फाइनल एग्जाम, उससे पहले you can just revise your जो आप ही के लिखे हुए पुराने क्वेश्चंस हैं, तो आपका रिविजन का मटेरियल भी कम हो जाएगा। अदरवाइज वी ओपन द बल्की बुक्स, या बहुत हमारे एलैबोरेट नोट्स होते हैं वो हम लास्ट मोमेंट पर पिकअप करते हैं, कितनी चीज़ें तो मिस भी हो जाती हैं, हम अपने ही नोट्स रिवाइज नहीं कर पाते हैं एग्जाम से पहले, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको इतना एलैबोरेट मत रखो, स्पेशली पेपर 1 क्योंकि वो ऑलरेडी बल्कि है, कि आप उसको पेपर से पहले रिवाइज ना कर पाओ। तो कोशिश करो कि इन योर लास्ट मंथ तक आपका ऑलरेडी एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया हो पेपर 1 का, और सेम गोज विद योर पेपर 4 ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों ही थोड़े से स्टैटिक रहते हैं। कुछ पार्ट है ज्योग्राफी का और कुछ सोशियोलॉजी का जो डायनेमिक रहेगा, अदरवाइज मोस्टली स्टैटिक है आपका। सो दिस वाज अबाउट पेपर 1 का। एक और चीज़ है देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन को हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज दैट बुक ट्रबल्स अस, इट्स अ वेरी थिक बुक, बिपिन चंद्रा, बट बिलीव मी उसको ऐसे पर्सपेक्टिव से और पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से ज़रूर पढ़ना। स्पेशली आपका आप देखोगे अगर लैंड रिफॉर्म्स वाला पार्ट है या आगे वाली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो बहुत अच्छे से कवर कर रखा है उसमें। तो अगर आप क्वेश्चंस फ्रेम करके लिंकेजेस एक्सप्लोर करके उस बुक को पढ़ोगे, यू कैन कंप्लीट दैट इन 1 वीक और 10 डेज। ज़रूरी नहीं है आप सब कुछ पढ़ो, बट एटलीस्ट ये देख लो पेपर्स फ्लिप करके कौन सी चीज़ आपके काम की है कौन सी नहीं है। उसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप हेल्प ले सकते हो। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, आपका एक बेस बन जाएगा, और उससे फिर आप लिंक कर सकते हो आपके पेपर 3 वाले सिलेबस को। अगेन आई विल साइट दिस वन एग्जांपल। सी लैंड रिफॉर्म्स ले लो सपोज, बिपिन चंद्र अगर आप देखोगे बहुत ही बोरिंग तरीके से उसमें 4 से 5 चैप्टर्स हैं जो लैंड रिफॉर्म्स को कवर करते हैं, बहुत बल्कि हैं वो। तो सपोज आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उस वाले एरिया में नहीं है, तो एक बार किसी भी दिन बैठकर इफ़ यू कवर दोज 4 चैप्टर्स, जस्ट रीड देम, और उसका जो भी आपको शॉर्ट कंपाइलेशन है अपने पास रखो, एंड देन ट्राई टू लिंक विद लैंड रिफॉर्म्स में रिसेंटली क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको लास्ट ईयर आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे क्वेश्चन आया था, और लास्ट ईयर ये नीति आयोग ने कोई लैंड लीजिंग एक ड्राफ्ट लॉ निकाली थी, तो उस वजह से ये चीज़ काफ़ी उस वक्त भी न्यूज़ में थी, और इस क्योंकि दे आज 2-3 साल पुराने क्वेश्चंस भी आजकल, तो ये एरिया आपके लिए एग्जाम में अगेन कभी भी फ्रेम होकर आ सकता है। तो नॉर्मली जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम 4 लैंड रिफॉर्म्स हम सभी ने पढ़ी है, ज़मींदारी एबॉलिशन, फिर टेनेंसी, फिर सीलिंग्स, और फिर हमारा ये कंसोलिडेशन वाला जो पार्ट है फ्रेगमेंटेशन अवॉइड करने के लिए। अब वो आपको हो सकता है पेपर 1 में लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लें, तब तो अच्छी बात है। बिपिन चंद्रा में आपको सभी दे रखा है उनका एनालिसिस, ज़मींदारी क्या पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव हुआ, टेनेंसी क्या पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव हुआ, पॉइंट वाइज आप उसमें कंपाइल कर सकते हो। बट सपोज वो आपसे ये कुछ भी नहीं पूछते हैं, पेपर 3 में वो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया में इन एग्रीकल्चर द स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी के पीछे रीज़न इज partial land reforms or partial failure of our previous land reforms. Suppose they ask you a question like this, the reason behind stagnant productivities in Indian agriculture is the partial failure of our previous land reforms. In this light, please suggest some
institutional reforms which we can take to improve our agricultural productivity. Now, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, वाई एम सेइंग दिस बिकॉज लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे यील्ड प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत बात करता था लास्ट ईयर का, और इस साल उसी को बेस बनाकर दे हैव बीन एलैबोरेटेड प्रॉब्लम. तो कभी भी वो आपको ये लिंकेजेस पूछ सकते हैं. अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको दो चीज़ों का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यील्ड, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, यील्ड क्या होती है. बेसिक आप इसको विकीपीडिया से पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को तो ऑब्वियसली पता होगा. दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुई और उनके क्या फेलियर्स रहे. वो डायरेक्ट वो पूछ भी नहीं रहा है, वो एक पार्ट में पूछ रहा है. तो यानी कि हमें लिंक करना है एक तो स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटीज को लैंड रिफॉर्म से. तो अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि आपकी स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की और फेलियर हुआ है हमारे लैंड रिफॉर्म्स में. तो इस लिंकेज को आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना होगा पहले पेज में से. अगर आप 2 पेजेस लेते हो आंसर लिखने के लिए 10 मार्क्स के लिए, और सेकंड में उसी को बेस बनाते हुए यू हैव टू सजेस्ट कि भाई ये रिफॉर्म्स हम ले सकते हैं. वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो जो अभी न्यूज़ में आपके ये लैंड लीजिंग की अभी आपकी बात कर रहे हैं. तो अब इसमें हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारा वो लैंड रिफॉर्म वाला. अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी है या अगर वापस जाकर आप देखोगे उसमें, तो दे हैव हाईलाइटेड सर्टन फैक्टर्स कि ज़मींदारी अबॉलिशन के बाद ये फ़ायदे हुए मगर ये नुकसान हुए, इस वजह से हमें टेनेंसी की रिफॉर्म लानी पड़ी. उसके बाद फिर टेनेंसी की प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं कि कैसे टेनेंसी का जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर अभी है उसकी वजह से हमारी लैंड होल्डिंग्स फ्रेगमेंटेड रह जाती हैं. तो वो वाली चीज़ को आपको हाईलाइट करना है कि प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, क्योंकि हमारे फार्मर्स के पास फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स रह गई हैं. और उसका रीज़न दो हाईलाइट कर सकते हो आप. एक तो आप लैंड रिफॉर्म से टेनेंसी लॉ वाली चीज़ लेकर आ सकते हो, एक हमारी जो ये लैंड की लॉज हैं कि सारा डिवाइड होगा इतने बेटों में, तो अगर 4 बेटे हैं किसान के तो चारों में वो डिवाइड होगी उसकी प्रॉपर्टी. तो इस वजह से और फ्रेगमेंटेड होती जा रही है. देन आप स्मॉल फार्मर की बात कर सकते हो कि हम बात कर रहे हैं कि हमें अगर एक फार्मर है वो दिस पर्सन वांट्स टू शिफ्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन उसके पास लैंड है. अब वो उस लैंड को क्या करेगा, वो किसी को लीज पर नहीं दे सकता क्योंकि उसे लगेगा कि टेनेंसी लॉ के हिसाब से वो लैंड उसका ले लिया, मतलब पर्टिकुलर टाइम तक अगर एक बंदे के पास उसका लैंड रहा तो उसका ओनर बन जाएगा. तो इस डर की वजह से वो कभी उस लैंड को किसी और को एज एन टेनेंट नहीं देना चाहेगा और वो अनकल्टिवेटेड पड़ा रहेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट कर जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में शिफ्ट कर जाएगा. तो एक तरह से क्या है, हमारा लैंड अनयूज पड़ा हुआ है. कोई बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर है, वो चाहता है कि वो अर्बन एरिया में रहे, तो अगेन वो भी यही चीज़ चाहेगा कि किसी और को वो लैंड ना दे, अदरवाइज उस लैंड का ओनर वो बंदा बन जाएगा. तो यू हैव टू हाईलाइट कि किस तरीके से टेनेंसी की लॉ की वजह से हमारा लैंड अनयूज पड़ा हुआ है, अनयूज लैंड की वजह से फिर किस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ रहा है. स्मॉल फार्मर को कैसे नुकसान है, देन ये भी आप बता सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल फार्मर अगर एज आई सेड वांट्स टू शिफ्ट इनटू सम अदर एक्टिविटी, दिस पर्सन ऑल्सो कैनॉट गिव दिस लैंड टू समवन एल्स. तो वो अनकल्टिवेटेड पड़ा रहेगा और इस डर की वजह से देन उसको नुकसान रहेगा. या फिर हमें पता है कि ओरल चल रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि लीगली आप कर नहीं सकते हो, तो ओरल टेनेंसीज की वजह से देनी है प्रॉब्लम है. तो ये सारी चीज़ें आपको बिपिन चंद्रा में मिलेंगी पॉइंट वाइज. तो उसको आप रिसेंट इश्यूज़ के साथ अगर आप ये ड्राफ्ट का कुछ पढ़ोगे आपको वो लिंकेजेस मिल जाएंगी. तो प्रोडक्टिविटी को लिंक कर सकते हो फार्मर की प्रॉब्लम के साथ, प्रोडक्टिव लैंड लॉ, ये जो लॉज है हमारी उनके साथ, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली आंसर दैट क्वेश्चन पॉइंट वाइज. एंड देन इसके हिसाब से फिर आप सजेस्ट कर सकते हो लैंड बैंक किस तरीके से हमें लीजिंग को पार्शियली अलाउ कर सकते हैं, लैंड बैंक्स वाली चीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये सारी आप वहाँ से उठा सकते हो. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि बैकग्राउंड आपको काफ़ी जगह बिपिन चंद्रा में मिल जाएगा, आपके सारे इकोनॉमिक सेक्टर का पेपर 3 वाला जो आपका पार्ट है. तो इसलिए डोंट मिस ऑन योर बिपिन चंद्रा पोस्ट कंसोलिडेशन वाला पार्ट, क्योंकि मे बी दे डू नॉट आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट. 2012 में दे आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, पर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज डिक्लाइंड फ्रॉम दैट पार्ट. बट देन दैट पार्ट हैज़ अ नंबर ऑफ लिंकेजेस विद योर एवरी अदर काइंड ऑफ सिलेबस. तो डोंट मिस ऑन दैट पार्ट. उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड रखना, दोनों तरीके से हेल्प करेगा. पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम पर आ सकता है, ट्राइबल पॉलिसी पर आ सकता है, लैंड रिफॉर्म्स पे आ सकता है, एक्सेट्रा. और पेपर 3 वाले कुछ चीज़ों का आपका बैकग्राउंड आपको वहाँ पे मिलेगा, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, आपका वाइट रेवोल्यूशन हो गया. तो अगेन आपका पेपर 3 में जो मटेरियल आपको और कहीं नहीं मिलेगा वो आपको बिपिन चंद्रा में मिलेगा. सो दैट्स बिन वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन एक्सेलेंट बुक टू प्रिपेयर योर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट. प्लस योर जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, अगेन उसके लिए बिपिन चंद्रा इज़ वन वेरी गुड बुक कंसिडरिंग द
काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री जो आपके आ रहे हैं। स्पेशली इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर आपको कवर करनी है, गो फॉर विपिन चंद्रा, उसमें बहुत अच्छा एनालिसिस है आपका इकोनॉमिक वाले सारे आपके लैंड रिलेटेड जितने एग्रीमेंट्स थे, रैयतवाड़ी, ज़मींदारी एंड ऑल, दैट इज़ वेरी वेल कवर्ड। देन आपका ये इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी इज़ वेरी एक्सीलेंट, इन एन एक्सीलेंट मैनर इट इज़ कवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आप विपिन चंद्रा से जितनी जल्दी वाइंड अप कर सकते हो उतना जल्दी आप वहाँ से वाइंड अप कर लीजिएगा। देन ज्योग्राफी आई डिस्कस कि उसमें देखना आप जो भी इंपॉर्टेंट वाले आपके इंडिया के रिस्पेक्ट में टॉपिक्स हैं, क्योंकि ज्योग्राफी को नॉर्मली हम क्या करते हैं, वो 2 NCERTs पढ़ते हैं इंडिया के, और वी थिंक कि हम वी हैव फिनिश्ड ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इन मेंस, पर ऐसा नहीं है। वो आपको बेस, वो तो NCERTs ही और बेस देयर, लेकिन उसको आप वो रिसेंट इशू से क्लब करके इंडिया के सेंस में आपसे पूछ सकते हैं। तो डोंट मिस आउट ऑन योर NCERTs नंबर 1, एंड उस पर फिर आप बिल्डअप कीजिएगा जो आपके करंट इश्यूज हैं। जैसे आपके NCERT का लास्ट चैप्टर विल बी रिलेटेड टू डिजास्टर्स आई सपोज, एंड एक कोई चैप्टर है उसमें जिसमें दे हैव डिस्कस्ड योर क्लाइमेट रिलेटेड चीज़। तो जस्ट आपने ऑलरेडी प्री के चक्कर में वो पढ़ रखा होगा, तो आपका बेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वहाँ से बिल्डअप कर सकते हो आप कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन थिंग जो हमें सबको पता है कि उस पर ऐसे भी आ सकता है और उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कभी भी, बट हम कभी भी उसको कंपाइल करके एज एन प्रॉपर तरीके से नहीं प्रिपेयर करके रखते हैं। और फिर क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है हमें लगता है इतना इजी क्वेश्चन आया और उसमें हम 15 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, हम अच्छा लिखना चाहते हैं उसको, उस चक्कर में हम 15 मिनट वहाँ पे वेस्ट कर देंगे किसी और क्वेश्चन में, देन वील कॉम्प्रोमाइज। तो जो आपके ईजी टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि अरे ये तो कभी भी आई कैन आंसर, उनको पहले से प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि एनी टाइम वो एग्जाम में हो तो वाई वेस्ट 15 मिनट्स ऑन देम, वाई नॉट फिनिश दोज इजी क्वेश्चंस इन एन एक्सीलेंट मैनर इन 8 और 7 मिनट्स, एंड देन उससे आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम खींचकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ईजी पार्ट को पहले से कवर कर लेना, उसमें आपके क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एवरीथिंग आ जाता है। डिजास्टर्स हमें पता है कि इधर इस तरीके से या किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर डिजास्टर्स पे क्वेश्चन आना ही आना है, 1 या 2 तो पक्का आएंगे, और दूसरा आपका ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आएगा। तो उसको हर एंगल से देन ट्राई टू एनालाइज कि क्लाइमेट चेंज है तो क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक आई थिंक 2013 या 14 में दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विच वी आर नोटिसिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कल को उसी टाइप के क्वेश्चन को दे कैन modify and they can link it with the causes of climate change. They can also relate climate change and disasters. Do you think the increasing disasters all over the world are a manifestation of the climate change phenomena? तो पहली 2 लाइन्स में आप climate change phenomena explain करोगे, then you link various disasters को point wise cover कर सकते हो कि इस disaster का ये linkage है, इस disaster का ये linkage है, या area wise cover कर सकते हो। बट अगर पहले से आप उस थीम को प्रिपेयर करके विद एग्जाम्पल रखोगे, आपका आंसर बेटर होगा दैन राइटिंग। अभी आज अगर मैं लिखने पर आऊँ कि भाई क्लाइमेट चेंज डिजास्टर, तो मुझे शायद 3-4 पॉइंट्स याद आएँ, बट अगर आप सब अभी यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रहे हो कि हाँ भाई 10 या 12 पॉइंट्स निकल आएंगे विद एग्जाम्पल, उसको अगर आप कंपाइल करके अपने पास रखोगे और एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके जाओगे तो किसी ना किसी आंसर में वो आपका यूज हो जाएगा। तो एटलीस्ट प्रिपेयर दीज इजी टॉपिक्स वेल। या बायोडाइवर्सिटी इज अ टॉपिक, तो अगेन पूछा जा सकता है व्हाट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज फिनोमेना इज हैविंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो अगेन जब हम ये क्वेश्चन इन जनरल सेंस देखते हैं हमें बहुत आसान लगता है कि अच्छा बायोडाइवर्सिटी का क्या लिंकेज है क्लाइमेट चेंज से, बट अगर इसी को अभी मैं आज डिस्कस करने लगूँ तो बहुत एंगल्स एक्सप्लोर हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में क्या फ्लोरा को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या फॉरेस्ट फायर्स का लिंकेज है से क्लाइमेट चेंज से, फौना को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से एनिमल्स ऑफ वेरियस रीजन्स आर शिफ्टिंग, माइग्रेशन पैटर्न्स आर शिफ्टिंग, फूड पैटर्न्स आर शिफ्टिंग एंड एक्सेट्रा। तो ये 3-4 एरियाज आप अगर पहले से कवर करके रखोगे तो आप उसको बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। देन व्हाट एल्स कैन बी आस्क्ड, फिर आपका ये तो पोर्शन हो गया स्टैग्नेंट, जो आपके बेसिक एनवायरनमेंट से अभी आपने फ्लोरा फौना और डिजास्टर्स पढ़े हैं। अब इससे एक लेवल ऊपर वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पूछ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हाउ आर नेशंस नेगोशिएटिंग। तो देन आपका पूरा बैकग्राउंड जाएगा वो क्योटो मैकेनिज्म से, तो वो तीनों मैकेनिज्म्स आपके CDM, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड दी थर्ड वन, वो सारे उनके बेसिक्स, या क्योटो 1 और 2 में डिफरेंस था फॉर एग्जांपल, उसके बेसिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। INDC के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इज इट अ बेटर अप्रोच, यहाँ पर तो हम वॉलंटरली नेशंस अब कर रहे हैं, वहाँ पर बाइंडिंग आपके क्योटो में पहले थे, तो INDC पे आ सकता है। इंडिया के रिस्पेक्ट में देन पूछा जा सकता है, देन पूरा पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, या वो पूछ सकते हैं डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच व्हाट इज द डिवाइड गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर मैं डिवाइड की बात करूं तो ये अलग अलग रील्स से आप अगेन इसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा सफरर है,
किस तरीके से पुअर कंट्रीज आर दे सफर मोर, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल. देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू फिनेंसेस किसके पास है, टेक्नोलॉजी किसके पास है, उस टेक्नोलॉजी की पेटेंटिंग से पैसा कौन कमा रहा है, देन पैसे देने को तैयार कौन क्यों नेशंस नहीं है, वाई ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड का इशू दे कैन एनी टाइम आस्क. तो व्हाट आई एम सेइंग इज क्लाइमेट चेंज को एज एन इशू जब आप प्रिपेयर करते हो हमें लगता है बहुत जनरल क्वेश्चन है, बट जब मैं उसके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने लगती हूँ मेरे बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं जिनके बारे में शायद मुझे अभी याद नहीं. तो अभी मुझे हो सकता है ग्रीन क्लाइमेट फंड की इंट्रिकेसीज के बारे में याद ना हो कि क्या पॉजिटिव्स हैं उसके, क्या नेगेटिव्स हैं, क्यों अभी तक वो प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं हुआ है. एनी टाइम दैट अगेन इट्स इन योर सिलेबस, एनी टाइम दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टॉपिक उसका आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करो हर रील्म से कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट उसका ये है. तो कयोटो का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ये है, उसमें हमने 3 अग्रीमेंट्स या 3 मैकेनिज्म्स पढ़े, फिर उसका क्या हुआ, देन उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो पेरिस के ऊपर अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है या इनडायरेक्टली आप उसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो. एंड सेम गोज विद योर डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री डिवाइड, क्योंकि एक पेरिनियल क्वेश्चन है जो हर रील में चलता है. WTO की अगर मैं बात करूँ तभी भी ये डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री डिवाइड पर क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेट चेंज में क्वेश्चन आ सकता है. तो एज वाइडली एज यू कैन थिंक व्हेनेवर आप पेपर 1 के किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो इस तरीके से सोचकर उसको क्विकली रिवाइज करना रादर देन गोइंग आफ्टर मोर मटेरियल कि क्लाइमेट चेंज की कोई किताब लेकर आ रहा हूँ और यू जस्ट रीडिंग इट, गोइंग ऑन रीडिंग इट. उससे बेटर जस्ट थिंक फ्रॉम योर माइंड कि हाँ ये चीज़ें आ सकती हैं, कंसाइजली उसे 2 दिन में कंप्लीट करके फुल स्टॉप लगा दो विद एग्जाम्पल. दैट वे आपका जल्दी कंप्लीट होगा सिलेबस, लिमिटेड होगा तो रिवाइज करना ईजी होगा, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे. सो दैट इज़ वन थिंग विच कैन वर्क. देन relating to yes sociology also I wanted to say something. Sociology के लिए सी we often go after many books, ये society कैसे prepare करना है. But believe me, if you just go through your NCERTs, I think there's one yellow NCERT and there is another one change, social change करके, there's 2 NCERTs plus recent issues relating to tribals, relating to women, children, elderly, etc. उससे ज़्यादा आपको सोसाइटी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसी पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करके इंटीग्रेटिंग इट विद रिसेंटली क्या चल रहा है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके लिए. उससे ज़्यादा कोई भी आपको हाई फाई सोशियोलॉजी की बुक एटलीस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आप एनालाइज करोगे इससे ऊपर उन्होंने अभी तक नहीं पूछा है. एंड NCERT कवर्स मोस्ट ऑफ द स्टैग्नेंट पार्ट. इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन, वेरी क्रिस्पली रिटन. तो अगर आप वो भी पैराग्राफ वाइज एनालाइज करने पर जाओगे आपको उसमें भी टाइम लग जाएगा. अगर मैं आज NCERT पढ़ने बैठूँ तो आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, वेरी क्रिस्प लैंग्वेज. तो उस सेंस में स्टिक टू योर NCERTs प्लस कुछ रिसेंट इश्यूज रिलेटिंग टू एल्डरली हो गए, ड्रग एडिक्शन हो गया, चिल्ड्रन, वुमेन एक्सेट्रा, जो ये हमारे बेसिक सोशल रिलेटेड चीज़ें हैं. एंड उसको देन अगेन दिस वन थिंग आई वांटेड टू डिस्कस इज सी कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर 1 में आता है और पेपर 3 में आता है उस पर भी आप ध्यान देना कि पेपर 3 इकोनॉमी है तो अगर विमेन पर क्वेश्चन पेपर 3 में आता है तो उसकी इकोनॉमिक लिंकेजेस ज़्यादा हाईलाइट करना रादर देन उसकी सोशल लिंकेजेस. वही क्वेश्चन एथिक्स में आता है उसकी सोशियो साइकोलॉजिकल लिंकेजेस ज़्यादा हाईलाइट करना रादर देन इकोनॉमिक वाला पार्ट. पेपर 1 में आता है ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, उसका हिस्टोरिकल पार्ट ये था और उससे डेमोग्राफिक पार्ट जोग्राफी रिलेटेड ये है, ये साइको सोशियोलॉजी वाली प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. तो उससे आपका आंसर बैलेंस्ड होगा पेपर 1 का भी एंड पेपर 3 और 4 में भी आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाएगा. मतलब आई एम सेइंग इफ यू आर सपोजिंगली प्रिपेयरिंग अ वुमेन रिलेटेड इशू so you are not just preparing your society, you are preparing paper 1 society women related issues, you are also preparing paper 3 related issue, paper 2 इसमें आपकी schemes हैं, government schemes, ethics में so the psychology attitude वाला part वाला चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर कल को women related कोई ऐसे आ जाता है उसको भी दिमाग में रखना. जब आप इशू प्रिपेयर कर रहे हो स्पेशली इंपॉर्टेंट इशूज़ लाइक दिस तो सारे एंगल्स उसके आप एनालाइज पहले से करके रखना कि कल को अगर किसी भी पेपर में उसके ऊपर क्वेश्चन आता है यू कैन डू जस्टिस टू दैट क्वेश्चन. कल को एसे आता है यू कैन डू जस्टिस टू दैट एसे. सो लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सपोज आपको क्वेश्चन आता है वुमेन रिलेटेड कि आई थिंक पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज एक्सट्रीमली लो. तो अब ये क्वेश्चन आपको सपोज पेपर 3 में आता है तो आप इसे कैसे लिखोगे और अगर यही क्वेश्चन आपको पेपर 4 में आता है तो आप इसे कैसे लिखोगे. इज देयर अ डिफरेंस? पॉइंट मी आउट कि पेपर 3 में आप क्या ज़्यादा हाईलाइट करोगे और पेपर 4 में
some points which you can highlight. Let's make it interactive. I'm tired of speaking so much. Let's just interact about. I'm just giving you an example कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में वुमेन का क्यों लो है, हमें भी मालूम है इसमें इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, इसमें सोशियो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं एंड अदर रीजंस आर देयर. तो वो रीजंस में हम अगर पेपर 3 पर ही फोकस कर रहे हैं तो हम कौन से पार्ट या कौन से पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए मुझे, और अगर यही क्वेश्चन एथिक्स में आ रहा है तो मैं कौन से पार्ट्स को ज़्यादा एनालाइज करूँगी इसमें, अगर ये क्वेश्चन आता है. राइट. पेपर 4 इज अच्छा. राइट. ओके. एनीथिंग एल्स? Yes. Norms, how norms. Yes. तो सोसाइटल नॉर्म्स वाला पार्ट पेपर 4 में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. एनीथिंग एल्स? स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? ट्रेंड्स एज इन दिस वाज वन वेरी, वही इसको कहते हैं दैट यू कर्व इफेक्ट. द सम इकोनॉमिक टर्म जो पिछले साल शायद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, यू कर्व बन जाता है कि जब ग्रोथ जैसे जैसे होती रहती है, हम पहले देखते हैं वुमेन की पार्टिसिपेशन डिक्रीज होती है हर सोसाइटी में, एंड जैसे जैसे ग्रोथ और सबसे अच्छी जब ग्रोथ हो रही होती है तो धीरे धीरे वो फिर बढ़ने लगती है, तो बीच में वो डिक्लाइन आता है. हिस्ट्री में मैं देखूंगी ऐसा हुआ था. अगर हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वुमेन लॉस्ट वर्क इवन इन ब्रिटेन एंड उससे मूवमेंट्स भी हुए थे, और इवन इन अदर कॉलोनियल वाली कंट्रीज. और आज की तारीख में हम देखें तो आपने ये फिनोमेना पढ़ा होगा कि इन ड्रॉट वाली सिचुएशन में यू विल फाइंड फार्म में वुमेन का इंक्रीज रोल हो जाता है, एंड सडनली जब नॉर्मल चल रहा होता है सब कुछ, वुमेन डोंट प्रेफर टू वर्क. तो समहाउ इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में पेपर 4 में भी यूज कर सकती हूँ, इकोनॉमिक में पेपर 3 में यूज करूंगी. 4 में कैसे करूंगी? समवेयर इट्स देयर इन आवर साइट that say the man is the primary earner of the family and women's work is only supplementary. तो अगर मैं ये सोच अगर मेरी साइक में ये चीज़ ingrained है तो what will happen? जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन फाइन है, आई प्रेफर नॉट टू वर्क. जब सडनली फैमिली में क्रंच आ जाता है, द वुमेन ऑफ द फैमिली विल गो आउट एंड वर्क. ऐसा हम फार्म सेक्टर में भी देखते हैं, अदरवाइज भी देखते हैं. तो ये साइकोलॉजिकल वाला पार्ट आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो. इकोनॉमी में देन ये यू कर्व वाली चीज़, और इसको इंडिया की कंडीशंस में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली जो ये डिवाइड है उससे लिंक कर सकते हो. लाइक अगर पेपर 3 में मैं इस क्वेश्चन को लिखती तो मे बी आई कुड हाईलाइट सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड डिमांड साइड फैक्टर्स कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों कम है, क्योंकि हम समहाउ उनको वो जॉब्स ही नहीं दे रहे हैं जो उन्हें रिक्वायर्ड है. सर्विस सेक्टर में हमें पता है इतनी जॉब्स हैं, इतना स्टैग्नेंसी ऑलरेडी आ चुकी है. मैन्युफैक्चरिंग में क्या हमने वो जॉब्स क्रिएट किए जो वुमेन प्रेफर करेंगी? नहीं. वो जो हमारी शिफ्ट हुई प्राइमरी से सीधा टर्शरी में, उसकी वजह से क्या हुआ? मोस्ट वुमेन अर्बन सेक्टर में आज वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स और इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. अब अगर वुमेन आर वर्किंग मोस्टली इन द डोमेस्टिक सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहाँ पर उनको राइट्स नहीं है, लीव नहीं है, मेटर्निटी एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गिवन, तो व्हाट विल हैपन कि आफ्टर अ पर्टिकुलर period of their time they will go out of work, which happens also after a baby, then they will shift to their homes, they will prefer not to work क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें वो conditions या rights नहीं मिल रही. तो somehow हम supply नहीं कर रहे हैं वो jobs जो उन्हें secure feel करा रहा है, and that is why women are dropping out of work in India. Similarly आप इसमें supply side में ये भी लिख सकते हो कि हमारी companies के ऊपर burden डाल रहे हैं हम कि transport facilities आप दो. और कंट्रीज में हम देखते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इतना सेफ एंड साउंड होता है कि कंपनी द एचआर डज नॉट हैज टू वरी कि अगर मुझे एक मैन को हायर करना है, एक वुमेन को हायर करना है, एज एन एचआर मैं क्या सोचूंगी कंपनी के पर्सपेक्टिव से, किस पर मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. तो फॉर द वुमेन आई हैव टू थिंक कि अच्छा इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंडीशंस को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, so I will have to arrange for a private transport. If night shift is there, so maybe I'll prefer to hire the male person to work in my company. So then ये चीज़, that means we are not supplying those kinds of job to women जो उन्हें सेफ एंड साउंड फील कराए या उन्हें इक्वालिटी की कंडीशंस से. तो ये सप्लाई साइड फैक्टर्स हो गए. डिमांड साइड फैक्टर्स में देन यू कैन हाईलाइट वो प्रिविलेज और साइक वाला पार्ट की समहाउ women are also not able to demand work. Why? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्कूलिंग में डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता है. देन स्किल डेवलपमेंट में देर आर सर्टेन जॉब्स, से एयर होस्टेस का जॉब इज नॉट कंसिडर्ड
दैट वेरी गुड, टीचर का जॉब इज कंसिडर्ड फॉर अ वुमन दी परफेक्ट, वाई, बिकॉज फिक्स टाइमिंग्स रहते हैं। तो हमारी साइक में है ये जॉब अच्छा है फॉर अ वुमन, ये जॉब खराब है। उससे क्या हो रहा है, शी इज नॉट एबल टू डिमांड द जॉब ऑफ हर काइंड, द काइंड ऑफ इक्वालिटी मे बी वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मैन। So that becomes a demand side factor. Then you can also say वो supplementary वाला factor कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि man is the primary bread earner, woman is the supplementary earner, तो यानी कि अगर कोई crisis नॉर्मल वाली सिचुएशन में क्या हम प्रेफर करेंगे कि मे बी द वुमन शुड स्पेंड मोर टाइम एट होम, टेक केयर ऑफ द फैमिली, बॉन्डेजेस एंड एवरीथिंग, तो वो वाली चीज़ हम डाल सकते हैं। दैट इज वाई शी इज नॉट एबल टू डिमांड गुड काइंड ऑफ वर्किंग एनवायरमेंट फॉर हर। यू कैन ऑल्सो डिस्कस द लॉज हमारी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क एंड ऑल दीज। ऑल आई एम सेइंग इज दैट अगर इकोनॉमी में आपका क्वेश्चन ही आ रहा है तो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना। अगर यही क्वेश्चन आपका एथिक्स में आ रहा है तो पॉइंट्स तो आपके सेम है, बट उसमें आप सोशल साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, नॉर्म्स वाली चीज़ों पर ज़्यादा हाईलाइट करके देन यू कैन साइड द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ये व्हाट इज दैट ग्लास सीलिंग इफेक्ट वाली चीज़ आप उसमें डाल सकते हो एटीट्यूड वाली पार्ट में। तो सेम पॉइंट्स हैं आपके, एग्जाम्पल्स भी सेम है, बस यू हैव टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली। पेपर 2 में आया तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पेपर 4 में आया तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एस्से में आया तो इट्स अ कंबाइंड थिंक कि ये भी चीज़ लिखनी है आपको, ये भी लिखनी है, and then maybe you can start with something, a good story which you think or a quote or anything, and accordingly you can add the conclusion. So that way if I am covering an issue तो मेरा पूरा women issue complete हो जाएगा every paper, then I don't have to worry कि अगर कल को कोई women related question आता है, I am prepared to tackle that question in every sense. तो उससे क्या होगा, my paper 1 के साथ साथ some other issues also will be prepared. सोसाइटी एटलीस्ट यू कैन डू दैट पार्ट, ये बात तो ट्रेडिशनल है जिसमें ज़्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। योजना इज़ वन वेरी गुड थिंग विच विल हेल्प यू इन योर एस्से स्पेशली। अगर आप पिछले 2 साल की योजना एनालाइज करोगे, आपके पहली बात तो एस्से के मोस्ट पार्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। एज रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग विच यू कैन डू डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना है आपके पास, सपोज यही क्वेश्चन इकोनॉमी में आता तो 2 तरीके से टैकल कर सकती हूँ मैं। इकोनॉमी के पॉइंट्स से 1.5 पेज तक डिस्कस करके सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में लेटर इन शॉर्ट डिस्कस कर दूँ, तो एग्जाम्पल्स में इकोनॉमी वाले ज़्यादा डालूँ। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं साइकोलॉजिकल वाले पॉइंट्स को इकोनॉमी के साथ लिंक करके 1 2 3 4 5 करके पूरा आंसर इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूँ। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैन इज द प्राइमरी ब्रेड अर्नर एंड वुमन इज द सप्लीमेंट्री अर्नर, दिस इज इन माई साइक, तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो मैं पेपर 4 में अदरवाइज लिखती, बट इसका इकोनॉमिक लिंकेज क्या है। अगर मुझे ये चीज़ पता है तो एज एन एम्प्लॉयर whom will I prefer to hire more, इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वेजेस होगा, क्योंकि दिस पर्सन विल वर्क मोर, प्राइमरी अर्नर है, ये तो सप्लीमेंट्री अर्नर है, आई कैन जस्टिफाई माई गिविंग लेस वेजेस टू द वुमन डिस्पाइट इट बीइंग इनग्रेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। सेम थिंग ये एम्प्लॉयर के माइंडसेट, हेंस इकोनॉमिक पॉइंट बना सकते हो आप। इसी तरीके से आप यू कर्व वाला जो पॉइंट आपने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे जब सब कुछ स्टेबल होता है, वुमेन प्रेफर टू स्टे एट, प्रेफर्ड कि वुमेन स्टे एट होम, एंड जब क्राइसिस आ जाता है देन वी प्रेफर वुमेन शुड वर्क। कास्ट वाली चीज़ भी आप यहाँ पे ला सकते हो, वो होता है ना कि हाई द सो कॉल्ड हाई कास्ट कंसिडर कि वुमेन शुड स्टे मोर एट होम, एंड वो वाली चीज़, मोबिलिटी वाला फैक्टर आप इसमें ला सकते हो। तो अनदर वे ऑफ टैकलिंग एन आंसर इज वो सोशल साइकोलॉजी आप ऑलरेडी इकोनॉमी के साथ इनग्रेन करके पॉइंट्स में उस आंसर को लिख दो, तो छोटा हो जाएगा आपका आंसर, मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो आप, टाइम की शॉर्टेज है, तो फिर आप इकोनॉमिक पॉइंट्स पर तो फोकस विद एग्जांपल्स दो, एंड सोशल साइकोलॉजिकल आप लास्ट में डिस्कस कर सकते हो अगर पेपर 3 में क्वेश्चन आता है। मीन्स पेपर 3 में आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है इंडिया के रिस्पेक्ट में, एंड देन यू कैन मूव टू द सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एंड अगर एथिक्स में आता है तो क्या कर सकते हो, सेम अप्रोच, इकोनॉमिक वाली चीज़ को आप इनग्रेन कर सकते हो सोशियो साइकोलॉजी, मतलब आप इकोनॉमी का पॉइंट बताओगे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी साइक में इनग्रेन है, हमारे एटीट्यूड इस तरीके से फ्रेम्ड है, हमारी नॉर्म्स ऐसा इस तरीके से इनग्रेन है। तो सेम पॉइंट्स हैं आपके, सेम एग्जाम्पल्स हैं, लैंग्वेज मॉडिफाई कर रहे हो बस आप। पेपर 4 में आया तो आप इधर की चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कुछ टैग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो आप जो आपके एथिक्स के सिलेबस में है, और वही चीज़ पेपर 3 में आती है तो आप उसे इकोनॉमी से लिंक करके देन यू आर टॉकिंग अबाउट facts. See, you can quote it या तो as an example कि
स्टार्टिंग यू कैन कीप की लेबर फोर्स का अगर आपको पॉइंट परसेंटेज पता है कि मेन की ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अराउंड 80%, वुमेन की तो 30% से भी कम है शायद, तो वो चीज़ आप एज अ डेटा अगर आपको एग्जैक्ट याद है, फर्स्ट लाइन ही आप वैसे शुरू कर सकते हो, देन रीजंस पर आप सीधा मूव कर जाओ, देन रीजंस आप डिस्कस कर लो। बीच में कोई आपको अच्छा डेटा विथ पॉइंट्स याद है, आप उसे एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, मतलब रीजन आप बताओ किस तरीके से सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक रीजन क्लब करके ये हो गया है, फॉर एग्जाम्पल, देन यू कैन यूज योर डेटा वट एवर यू मेमोराइज, तो उससे आपको एक फैक्ट वाली चीज़ भी मिल जाएगी, यू कैन प्रूव इट कि नहीं वैसे हवा में नहीं लिख रहा हूँ, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय दिस फैक्ट, तो इट विल गिव मोर वेरासिटी टू योर आंसर। नहीं, आई डिड नॉट ड्रॉ इट, बट येस यू कैन ड्रॉ, इफ यू फाइंड टाइम यू कैन जस्ट शो कि ये आप चेकआउट कर लेना एक बार, ये यूकर वाली चीज़ लास्ट ईयर बहुत उसमें थी, तो इन केस यू ड्रॉ इट, उसी पॉइंट के साइड में आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, इट विल नॉट even take I think 15 seconds, just draw it and you can then mention about that thing, so that will again give more weightage to your answer, तो आपके आगे और पीछे जो लोग बैठे हैं उनके साथ जब आपका आंसर कंपेयर होगा तो आपके आंसर में मोर वेरासिटी होगी। एनीथिंग एल्स? आई वुड सजेस्ट अपना आपने ऑलरेडी जो पढ़ लिया उसको बेस रखो अपना, लेकिन एक बार किसी भी दिन 2 दिन बैठना, बिपिन चंद्र फ्लिप ओवर करना और ये देखना कौन से टॉपिक्स आपके मिस आउट हो गए, मतलब कौन से नए टॉपिक्स आपको बिपिन चंद्रा में दिख रहे हैं जो आपको स्पेक्ट्रम में और आपकी एनसीईआरटी में अनकवर्ड रह गए थे, जस्ट कवर दोज टॉपिक्स फ्रॉम बिपिन चंद्रा। तो 2 दिन उसके साथ बैठकर जस्ट फ्लिप ओवर द पेजेस एंड सिलेक्टिवली पढ़ो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम है, और अगर आपने पढ़ रखी है तो देन उसको अकॉर्डिंगली आप यू कैन मेक नोट्स, यू कैन रिवाइज जैसा भी आप प्रेफर करते हो, बिकॉज जो पहले पढ़ी हुई चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छे से सेटल डाउन होती है, अब आप नया पढ़ोगे तो आपको रिविजन में प्रॉब्लम होगी, ओनली कवर दैट पोर्शन विच यू हैव नॉट कवर्ड एंड बाकी आप जहाँ से भी आपने पढ़ा है जस्ट कवर फ्रॉम देयर। आईआर के लिए आप या तो ट्रेडिशनल पार्ट में देखो, आईआर में अगर आप पॉल साइंस के पेपर्स देखोगे ना वो बहुत थियोरी बेस्ड रहते हैं, तो आईआर के लिए बेटर स्ट्रैटेजी इज कि आप न्यूज़पेपर्स फॉलो करो और बायलेटरल you can make a copy, India Pakistan, you can analyze issues there, India China that way, international institutions WTO के issues, climate change के issues, मतलब इस तरीके से topic wise you can go and then you can compile something as per your convenience, use recent examples. Yes, I would मतलब it would be good if you can beforehand only prepare notes relating to it, like tribals for example, तो अब मुझे पता है ट्राइबल्स पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पेपर 1 हिस्ट्री वाले पार्ट में हाउ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज इम्पैक्टेड ट्राइबल्स, तो देयर किस तरीके से असम ट्री प्लांटेशन वाली चीज़ यू कैन टॉक, रेलवे कंस्ट्रक्शन यू कैन टॉक एंड अदर थिंग्स, हाउ लैंड पॉलिसीज ये रैयतवाड़ी एंड जमींदारी दे इम्पैक्टेड ट्राइबल्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हुए हैं, तो इस पर अराउंड हाफ अ पेज यू कैन प्रिपेयर कि अगर इस पर क्वेश्चन आए दीज आर व्हाट आई कैन राइट और टॉक। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में व्हाट पॉलिसी डिड इंडिया फॉलो फॉर tribal alleviation, तो उसमें वो again बिपिन चंद्र is the best source, there was one policy, there was another extreme policy and Nehru considered the middle path in that कि नहीं tribals को we are not going to say कि tribals are like museum specimens, but that does not mean कि we एकदम से move to कि tribals को हमारे जैसा बना दो, whatever they consider tribals they consider appropriate, हम उस तरीके से उस डेवलपमेंट की बात करेंगे, and hence सारे वो हमारे schedule 5, 6 and all these constitutional things you can then discuss. Then tribals में polity में you can discuss ये PISA हो गया आपका, then schedule 5, 6 and all these plus tribal action plan. Geography में you can then discuss tribal action plan, किस तरीके से concentration है tribals की in various parts of India and accordingly we are designing our tribal policies. वो चीज़ आप highlight कर सकते हो. Then in the sociology वाला part there was this committee on tribals, you can pick up points from there. So all I'm saying is that कोई भी issue आप prepare कर रहे हो तो maybe you can beforehand at least कुछ themes आप analyze कर लो कि हाँ इस पर question आया तो this is what I'm going to write. सब चीज़ों पर notes बनाना I agree it's not possible. अगर मैं आज notes बनाना हर चीज़ पर start करती हूँ तो maybe 2 साल तक मैं notes ही बनाती रहूँगी, but at least the most easy and the most difficult topics पर हाँ I would prefer making notes. Why most difficult? वो मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा पूरी तरीके से, सपोज ई कॉमर्स सेक्टर है मेरा, वो सेक्टर वीक है तो मुझे कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि इसमें कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती, नो मैटर वॉट एवर वीडियोज़ आए सी व्हाट विल आई डू, कुछ मैं कंपाइल करके अपने पास रखूँगी कि ये मटीरियल है जो ये आया तो हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू लिंक इट विद दीज थिंग्स,
These are the most difficult issues according to say me. Easy issues, climate change and women issues, tribal issues, uska then I can make some notes. So that what will that do? Exam में जो मेरे most easy questions है वो मेरे जल्दी हो जाएंगे. Difficult questions somehow I'll be able to do little bit justice to them, and then I can handle the average questions accordingly. So that way my score can improve by say 20 marks or 15 marks. So yes, making notes can really help. At least in revision it will help me. See, एक तो जब भी पर्सनालिटी बेस्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आए, अपनी आइडियोलॉजी, अपना कभी भी जजमेंट यूज़ मत करो. डू नॉट क्रिटिसाइज ऑल्सो एनी वन डायरेक्टली. आप कैसे क्रिटिसाइज, अगर आपको सपोज दोनों की आपको प्रॉब्लम्स भी बतानी पड़ेंगी, गांधी जी की अप्रोच में ये प्रॉब्लम्स थी और मे बी अम्बेडकर जी की अप्रोच में ये प्रॉब्लम्स थी, और गांधी जी के पास ये पॉजिटिव्स थे, अम्बेडकर के पास ये पॉजिटिव्स थे. तो एक तो आप नुआंसली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के हाईलाइट करो, एंड देन एंड आप कैसे करोगे, रादर देन क्रिटिसाइजिंग यू कैन से कि उनके मीन्स अलग थे, उनका मोटिव हमेशा एक ही था, एलिविएटिंग वाली चीज़. तो उसमें यू कैन राइट अगेन. बिपिन चंद्रा में भी शायद ये डिस्कस है, बाकी और भी हिस्ट्री बुक्स टॉक अबाउट दिस. मेन डिफरेंस इसमें ये था कि गांधी जी सेड कि पहले हम सोशल अपलिफ्टमेंट करें. सोशल अपलिफ्टमेंट जब हो जाएगा तो पॉलिटिकल पावर उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. इसीलिए ही वाज टॉकिंग अबाउट ओपन द पब्लिक वेल्स एंड ऑल द सोशल काइंड ऑफ वर्क. अम्बेडकर सेड कि नहीं, जब तक नो वन विल, दे वोंट फील एलिवेटेड जब तक हम उन्हें एजुकेशनल और पॉलिटिकल पावर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक वॉलंटरली सोशल पावर अपनी कोई सरेंडर नहीं करता है. उनका अप्रोच वॉज कि पहले पॉलिटिकली और एजुकेशनली एम्पावर करो, इसीलिए फिर वो रिजर्वेशन वाला इशू आ जाता है यहाँ से. एंड गांधी जी सेड कि नहीं, विद इन द सोसाइटी ओनली हम सोशल एम्पावरमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली विल फाइंड स्लोली सोसाइटल चेंज आ रहा है, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है. तो दोनों के अप्रोचेस, उनकी जैसी भी अपब्रिंगिंग हुई थी, उनकी जो आइडियोलॉजीज बनी थी, जैसी उनकी पर्सनालिटी थी, उस हिसाब से उनके अप्रोचेस में वो डिफरेंस था. क्रिटिसिज्म आप जरूर कर सकते हो कि इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम्स देखी, इस अप्रोच में ये प्रॉब्लम्स हुई, एंड देन इन द एंड यू कैन से कि बोथ ऑफ देम दे वर नेशनल लीडर्स, दे ट्राई टू वर्क फॉर द so called lower caste, but somehow their motives were the same but their means were different. तो कोई भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ट्राई टू प्रोज कॉन्स एनालाइज करके पॉजिटिव आउटलुक में अपने आंसर को एंड करना. तो वो आपका क्रिटिकल एस्पेक्ट भी दिखाएगा कि आपने उनकी अप्रोच को पॉजिटिव नेगेटिव हाईलाइट किए, बट देन इन दी एंड जब आपको जजमेंट पास करने के लिए कहा है तो यू आर फॉलोइंग अ वेरी हम्बल अप्रोच. दिस इज व्हाट दे डिड एंड देयर मोटिव वाज नेशनल एलिवेशन. बिकॉज एज सच सी किसी की लिमिटेड लाइफ को जानकर वी कैन नॉट रियली जज देम कि नहीं गांधी जी वॉज रॉन्ग और अम्बेडकर जी वॉज रॉन्ग. That is not the right way to go either in the ethics paper or in history especially, because these are very sensitive issues, number one. And even in history हम लोग अलग अलग थीम्स से, हम लोग हिस्ट्री जब ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो मार्क्सिस्ट स्कूल ये कह रहा है, सबॉल्टन स्कूल ये कह रहा है, ऑल दीज थिंग्स इस तरीके से पढ़ते हैं. इसलिए हम जजमेंट्स नहीं पास करेंगे क्योंकि हमें एक नुआंस्ड व्यू देना है. तो जस्ट उनके वर्क्स एग्जाम्पल्स के साथ आप साइट कर सकते हो, उनकी अप्रोचेस, एंड देन इन द एंड यू कैन से देयर मोटिव्स वर द सेम, बट yes, उनकी अप्रोचेस में उनकी अपनी पर्सनालिटीज एंड उनकी सोशल कंडीशंस की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से these differences were there. Hardly 2 lines. 2 lines, positive conclusion and a balanced rational conclusion. like हिस्ट्री और सोसाइटी में हम देखते हैं ना, कई बार हम वो इमोशनल टाइप की साइड में ले जाते हैं, वैसा नहीं करना. वैसा तो एथिक्स में भी मत करना, बिकॉज they want to see your rational decision making side, they want to see your emotional intelligence also. तो 2 लाइन में कंक्लूजन लिखो. कई बार हो सकता है आपके पास 2 लाइन का भी टाइम नहीं हो, इट्स ओके, बट हाँ एक वेल कंप्लीट आंसर में 1 लाइन का इंट्रोडक्शन एंड 1 लाइन का कंक्लूजन कम से कम होना चाहिए, और उसको आप पॉजिटिव आउटलुक में आप एंड करो. डू नॉट end your answer in a sarcastic or a negative manner, because that shows कि you are criticizing everything. When you end your answer in a positive manner, or best another way is you can end it with a strategy. Solution side पर लेकर जा सकते हो. प्रॉब्लम डिस्कस कर दी आपने, तो सोल्यूशन क्या है, एक लाइन में सोल्यूशन दे सकते हो. या हिस्ट्री के आंसर में आप करंट से रिलेट करके एक लाइन लिख सकते हो कि आज भी दिस कास्ट इशू इज, इसमें हम देखते हैं इसको एलिविएशन ऑफ द कास्ट के लिए हम आज भी अलग अलग अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं कि हमने से वी हैव पॉलिटिकली एम्पावर्ड ऑल्सो, हम एजुकेशनल उसमें भी मेरिट कम मीन्स टाइप की स्कीम्स चला रहे हैं, एंड सोशल सेक्टर में भी हम यूज़ कर रहे हैं सोशल स्कीम्स को एम्पावर करने के लिए. बट अगेन हम देखते हैं कि दोनों में ही प्रॉब्लम्स हैं, तो
उस तरीके से आप करंट से लिंक कर सकते हो हिस्ट्री। सो दैट वे यू कैन एंड योर आंसर इन 1 या 2 लाइन से ज़्यादा मत करना, एंड पॉजिटिव आउटलुक रखना है या सोल्यूशन साइड।